हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। जिन लोगों ने 12वीं क्लास पास किया है, वो आगे की तैयारी में लगे हैं। कोई सिविल की तैयारी में, कोई नीट की तैयारी में, कोई किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी में। तो इस तरह से अच्छे-अच्छे कोचिंग सेंटर बच्चों को तलाश है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रेष्ठ कोचिंग के गुरुजी। हम गुरुजी से जानना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद यंग भारत का। निश्चित तौर पर यह समय विद्यार्थियों के लिए बड़े असमंजस का होता है और बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं। दरअसल स्कूल से निकल के कॉलेज जाना और यूनिवर्सिटी जाना एक जीवन की बड़ी प्रक्रिया होती है और इस समय हमारे सामने तमाम विकल्प मौजूद होते हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियां मौजूद होती हैं कि हम इन चीजों में जूझते रहते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। मैं आज विद्यार्थियों को सबसे पहले तो ये बताऊं कि यदि आप ईमानदारी से किसी भी कोर्स की तैयारी करेंगे, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, किसी भी कोर्स की पढ़ाई करेंगे, आप निश्चित तौर पर इस देश में और इस दुनिया में अपना नाम कमाएंगे, आप यश कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे। लेकिन अगर जो ईमानदारी से आप काम नहीं करेंगे, चाहे जितने अच्छे कोर्स में आप चले जाएं, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो जितने भी कोर्स हैं, सभी कोर्स अच्छे हैं। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी अच्छे विश्वविद्यालय हैं। बस हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपनी रुचियों को पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, जीवन के अपने उद्देश्यों को पहचानना है। मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं कि जीवन में आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन में सभी को 24 घंटे मिलते हैं। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। कोई इन 24 घंटे को 48 घंटे बना के जीता है और कोई इन 24 घंटे को 2 घंटे बना के जीता है। तो आपको यह निर्णय लेना है कि आपको कठिन परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना है। आप जो भी निर्णय लें, फिर उसको सही साबित करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दें, क्योंकि जीवन में कोई भी निर्णय सही गलत नहीं होता। आने वाला समय तय करता है कि वह निर्णय सही था या गलत था। तो निर्णय हमें लेने चाहिए, फिर निर्णय को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और प्रयास लगाना चाहिए। क्योंकि 12वीं के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, किसी को इंजीनियर बनना है, वो जेई की तैयारी कर रहा है। एक नौकरी और है जो इस देश में नौकरियों में नौकरशाह कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट सिविल सेवक, जो लोक सेवक की भूमिका में होता है और जनता के लिए काम करता है। निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, इसीलिए इसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा कह दिया जाता है, जो संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है। इसकी टफनेस को लेकर भी यह कहा जाता है कि दुनिया की दूसरी कठिन परीक्षा है, लेकिन दुनिया की दूसरी इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि चीन की परीक्षा वहां की भाषा में होती है और मैंडारिन थोड़ी कठिन भाषा है इस आधार पे, नहीं तो यह दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से भी है। लेकिन चूंकि मैं लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि यह परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। दरअसल ये परीक्षा आपके गुणों की और आपके प्रतिभाओं की पहचान की परीक्षा है, यह किसी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। तो आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या आपके ट्रेट्स हैं, क्या आपके एट्रीब्यूट्स हैं, उनका परीक्षण होता है और यदि उन पे आप फिट हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। और यूपीएससी लगातार कहता है कि हम किसी भी विद्यार्थी को पास और फेल नहीं करते, हम सिलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट नहीं करते हैं। यूपीएससी का अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है, जैसे वो गीत है ना कि हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो अगर जो यूपीएससी ने सोचा है और भारतीय संसद ने ये जिम्मेदारी दी है यूपीएससी को कि आप ऐसे सिविल सेवक का चयन करें, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया। उस क्राइटेरिया पर अगर जो आप खरे उतर रहे हैं, आप वैसे हैं जैसा यूपीएससी ने सोचा है, तो आपका चयन हो जाता है। अगर जो कहीं कोई कमी रह जाती है, तो आजकल तो हमारी सरकार ने वो लिस्ट जारी कर दी है कि जो लोग सिविल सेवा में सफल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने साक्षात्कार दिया है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग और अन्य सेक्टर के लोग अगर जो चाहते हैं तो उन्हें अपने यहाँ हायर कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सेवा क्या है और इसके फायदे क्या हैं। दूसरी बात, सिविल सेवा का जो सिलेबस बनाया गया है वो इस तरह का सिलेबस है कि उसमें आपको भारत की और दुनिया की हर जानकारी दे दी जाती है।
दरअसल आज जिस सदी में हम जी रहे हैं वो जानकारी की ताकत की सदी है। तो जानकारियां जितनी आपके पास ज्यादा हैं आप उतने ताकतवर हैं। तो अधिकतम जानकारियां आपको यहां होनी चाहिए, हर विषय की सामान्य समझ होनी चाहिए। इसीलिए सिविल सेवा में जो सबसे बड़ा कोर्स होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। नाम है सामान्य अध्ययन तो वो है भी सामान्य अध्ययन। विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य हर चीज आपको पता हो। आप देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझते हो, आप देश के और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हो, आप देश के और दुनिया के भूगोल को समझते हो, आप देश के और दुनिया के इतिहास को समझते हो, आप अपने पर्यावरण को समझते हो, अपनी पारिस्थितिकी को समझते हो, आप सामान्य विज्ञान को समझते हो, आप सामान्य हिंदी की जानकारी रखते हो, सामान्य अंग्रेजी की जानकारी रखते हो, सामान्य गणित की जानकारी रखते हो, रीजनिंग की आपको जानकारी हो, आप इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी रखते हो, क्योंकि संचार आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। साथ ही आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णयन और समस्या समाधान की प्रतिभा हो। तो कुल मिलाकर सामान्य रूप से आप देश और दुनिया की समझ रखते हैं तो आप सिविल सेवक बनने के लिए पूर्णतः योग्य हैं। किसी विशेष अध्ययन की यहां आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सामान्य रूप से समझने में ही क्या अर्थव्यवस्था को हम सिर्फ उस रूप तक समझें कि हमारे घर के खर्चे चल जाते हैं, या हम अपने जीवन में सारी अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर लेते हैं, या हम ये भी देखें कि 140 करोड़ की आबादी के देश या इतनी बड़ी दुनिया के लोगों के लिए किस तरह से संसाधन जुटाए जा सकते हैं और उन पे किस तरह से काम किया जा सकता है। तो आपको सामान्य जानकारी चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न इसी में उठता है कि जो बच्चे 12वीं करके आए हैं और वो चाहते हैं कि आगे चलकर भविष्य में इस देश के सिविल सेवक वो बने, वो कलेक्टर के रूप में, कप्तान के रूप में समाज में आकर अपनी भूमिका निभाएं, तो उसके लिए उन्हें 2-3 जरूरी काम करने होते हैं। पहला काम है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। आजकल हम देखते हैं कि जनता के बीच यह बड़ा भ्रम पैदा हो गया है कि कुछ वीडियो देखकर, कुछ रील देखकर, कुछ 30-30 सेकंड के शॉर्ट्स देखकर आप ज्ञानवान बन जाएंगे, आप जानकार बन जाएंगे। ये सिर्फ भ्रम है, ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको अभी भी परंपरागत रूप से कुर्सी मेज लगा के बैठ के पढ़ना होगा, अगर जो आपको अपने को ज्ञानवान कहलाने का शौक है। अखबार में 24 घंटे में घटी हुई लगभग सब बातें आपके सामने परोस दी जाती हैं। वो प्राइमरी सोर्स होता है, और जो जानकारी प्राइमरी सोर्स से मिलती है वो सेकेंडरी सोर्स से कभी भी उसे फुलफिल नहीं कर सकती। तो प्रतिदिन आपको अखबार पढ़ना है, और इतना जरूरी है जैसे ब्रश करना। साथ ही जब आप अखबार पढ़ने बैठें तो एक एटलस आपके हाथ में होना चाहिए। एटलस जिसमें मैप दिए होते हैं, हमारे स्टेट वाइज भी, नेशन वाइज भी, फिर वर्ल्ड मैप दिए होते हैं। वो पॉलिटिकल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं। जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं और आपने खबर पढ़ी कि सीरिया में ऐसा घटनाक्रम घटा, उसी समय एटलस में आपको खोजना है कि सीरिया कहाँ है और सीरिया कैसा दिखता है, उसकी बाउंड्री कहाँ मिलती है, उसका मैप टेंटेटिव कैसा दिखता है। यूक्रेन का इशू चल रहा है तो यूक्रेन किस देश से बाउंड्री मिलती है, उसकी लोकेशन क्या है, क्यों युद्ध चल रहा है। ऐसे ही भारत में श्रीहरिकोटा से रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, तो आपको देखना चाहिए एटलस पे कि हरिकोटा की लोकेशन क्या है, हरिकोटा किस राज्य में है, कहां पर है, यहीं से हम प्रक्षेपण क्यों करते हैं। इसलिए जब भी आप खबर पढ़ते हैं तब आपका मन एक क्वेरी पैदा करता है कि ये जगह कैसी दिखती होगी, ये जगह कहां होगी, ये कैसा होगा। उसी समय एटलस पे आप देखेंगे तो आपको वो चीज हमेशा जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। तो पहली चीज मैंने कहा कि एक न्यूज़पेपर और एटलस साथ में, चूंकि आपको जगह देखनी है खबर पढ़ते समय। ये बुनियादी काम आदत में डाल लेना है, रोज करना है। 24 घंटे में कोई भी 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय फिक्स करके आपको मेज पर बैठ के अखबार पढ़ना है किताब की तरह, और साथ में आपको उसमें पॉइंट्स भी नोट करने और एटलस देखनी है। दूसरा काम, आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना ही है।
किसी भी विधा में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, आपने बीई किया, बीटेक किया, एमबीबीएस किया, बीबीए किया, आपने बीएलएलबी किया, बीबीएलएलबी किया, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए है, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए वो एलिजिबिलिटी है। आपकी उम्र 21 साल से 32 साल सामान्य कैटेगरी में चाहिए है, और अदर कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज में। अटेम्प्ट आपको सिविल सेवा में 6 मिलते हैं, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 9 मिलते हैं, एससी एसटी में अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। तो ये बारीकियां हैं कुछ की। आप एलिजिबल हैं, 21 साल से 32 साल के हैं, तो आप 6 बार सिविल सेवा सामान्य रूप से दे सकते हैं। अब जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जो आपके विषय हैं उन्हें तो आप पढ़िए ही, साथ में आप एक काम करिए, क्योंकि आप 6 से 12 तक पढ़ के आ गए हैं, तो 6 से 12 तक की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की और इकोनॉमी की 9 से 12 तक, और साइंस की 9th 10th की एनसीईआरटी और बायो की 12th की एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी चूंकि 6 से 12 तक की हैं और ऑलरेडी आप कक्षा 6 से 12 तक की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो जो गड्ढे रह गए हैं आपकी पढ़ाई के दौरान, आप उनको फुलफिल कर लीजिए, वो एनसीईआरटी के थ्रू हो जाएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के साथ आप अपना ग्रेजुएशन करते रहिए और न्यूज़पेपर की रीडिंग करते रहिए। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, सामान्य रूप से जो हमारी व्यवस्था में उम्र का क्राइटेरिया चलता है, आप 19 साल 20 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद आप 1 साल जो सिविल सर्विस का सिलेबस है उसका अध्ययन करके 21 साल पूरा होते ही एपियर हो जाइए। और अगर जो आपका अध्ययन ठीक है, आपके गुण ठीक हैं, आपका चरित्र ठीक है, और आप किसी भी मोबाइल के नशे में या किसी अन्य नशे की गिरफ्त में नहीं है, तो सामान्य रूप से आपका चयन हो जाएगा। देखने में ये आता है कि सिविल सेवा बहुत कठिन परीक्षा है, इसमें बहुत लोग अपीयर होते हैं, तो मैं विद्यार्थियों को साफ संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी सिविल सेवा के एप्लीकेंट हैं, वो हकीकत में सिविल सेवा के विद्यार्थी नहीं हैं। उसमें से मुश्किल से 5% विद्यार्थी सीरियस विद्यार्थी हैं जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। बाकी 95% सिर्फ बहाना बनाते हैं और समाज में एक इज्जत लेना चाहते हैं कि वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर जो सीरियस हैं, तो आपको बहुत बड़ी फाइट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परीक्षा दीजिए, एक बार में कोई कमी रह गई दूसरा मौका है। और अगर जो आप सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के तैयारी करते हैं, तो आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होती। एक प्रश्न और बड़ा पूछा जाता है, मैं संजय जी माफी चाहता हूं कि आपसे प्रश्न लिए बिना मैं बोलता जा रहा हूं। एक और प्रश्न आता है कि कोचिंग की क्या भूमिका होती है सिविल सेवा की परीक्षा में। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों से कहता हूं कि कोचिंग की जरूरत सिविल सेवा की तैयारी में 0% से लेकर 100% तक है। अब आप कहें इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तो यदि आपके सराउंडिंग में कोई, आपके परिवार में आपके माता पिता, आपका कोई भाई बहन, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई सीनियर जो सिविल सेवा की तैयारी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी रखता है, तो आपको कोचिंग की 0% जरूरत है, क्योंकि वो आपको गाइड कर देगा। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, फिर जरूरी है कैसे पढ़ना है, तो ये चीजें जो सिविल सेवा की जानकारी रखता है वो आपको बता देगा। और यदि ऐसा कोई आदमी आपकी सराउंडिंग में नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको मार्गदर्शन की जरूरत होगी। उसके लिए कहीं से भी आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, ऑनलाइन मिल सकता है, किसी कोचिंग से मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने ही मरने से मोक्ष मिलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मर दूसरा जाए और स्वर्ग हमें मिल जाए। तो स्वर्ग चाहिए है तो मरना पड़ेगा, अर्थात अगर जो सिलेक्शन चाहिए है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सिविल सेवा की तैयारी में लोग कहते हैं कि भाग्य का भी बड़ा रोल होता है। जी हाँ, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बच्चों बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में भाग्य का कोई भी यूज नहीं है। 100% जो पहला चरण आप परीक्षा का देते हैं वो 100% आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, उसमें भाग्य की कोई भूमिका नहीं है। 100% ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। फिर आप मेंस परीक्षा में आते हैं। मेंस परीक्षा में अगर जो कहा जाए कि भाग्य का और मेहनत का क्या योगदान है, तो मैं कहूंगा कि 95% मेहनत का योगदान है। सिर्फ 5% है कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया और कौन सा पढ़ लिया और वो आ गया, तो वहां भी मेहनत है। हाँ, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वहां निश्चित तौर पर 50-50 की भूमिका हो जाती है कि मेहनत और भाग्य के बीच में ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतिम चरण तक जाने तक पूरी तरह से मेहनत है। और जो मेहनत करता है, हमारे यहाँ कहा गया है वेदों में, चरैवैत चरैवैत। चरैवैत का अर्थ है
पुराण में कहा गया कि अगर जो कोई व्यक्ति चलता है तो उसका भाग्य उसके साथ चलता है, यदि कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका भाग्य साथ बैठ जाता है, कोई व्यक्ति लेट जाता है तो उसका भाग्य लेट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति चलता रहता है तो उसके साथ उसका भाग्य चलता रहता है। कुछ तो उसे चलने से प्राप्त होता है, कुछ साथ ही भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए सदैव चरैवेति चरैवेति, चलते ही रहना चाहिए। तो बच्चों, तुम्हें प्रयास करना चाहिए और यदि ईमानदारी से प्रयास है तो भाग्य तुम्हारा निश्चित साथ देगा। इसी में एक प्रश्न आया था कि तैयारी के दौरान जो मार्गदर्शन है उसमें यह बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। जैसे अभी न्यूज़पेपर के लिए मैंने बताया, एटलस के लिए बताया, उसी से जुड़ी हुई बात बता रहा हूं कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ उपकरण चाहिए होते हैं। कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ये इंटरव्यू चल रहा है तो इसके लिए एक माइक चाहिए है, कैमरा चाहिए है, एक जगह चाहिए है जहां आप बैठ के बात करें। ऐसे ही तैयारी के लिए आपको कुछ किताबें चाहिए हैं, कॉपी चाहिए है, पेन चाहिए है, कुर्सी मेज चाहिए है। ऐसे ही कोई भी काम आप कर रहे हो तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से कहा कि आप 100 लोग खड़े हो, इसमें से कोई भी व्यक्ति जो 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा गड्ढा खोद देगा, उसे मैं आईएएस बना दूंगा। तो यहां खड़े 100 लोग कहेंगे ये तो बहुत आसान काम है, मैं तुरंत इसे कर दूंगा। लेकिन ये आसान तभी है जब आपके पास फावड़ा हो और तसला हो। अगर जो फावड़े और तसले की जगह आप सुई ले आए हैं, आप कटोरी और चम्मच से खोद रहे हैं, तो कठिन हो जाएगा। पहले तो उपकरण सही होना चाहिए, फिर हाउ टू यूज, उस उपकरण का यूज कैसे करें। जैसे मान लीजिए आप तसला और फावड़ा ले आए, लेकिन मैंने कहा कि तसले को आप उल्टा रखेंगे और फावड़े को लोहे की तरफ से पकड़ेंगे, लकड़ी की तरफ से खोदेंगे। तो आप उपकरण तो सही ले आए हैं लेकिन यूज उनका उल्टा कर रहे हैं, आपको कभी परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा उपकरण सही चुनने हैं। जैसे मैं विद्यार्थियों को देखता हूं जब वो लिख रहे होते हैं तो 2-3 कलम, एक नीले रंग का, काले रंग का, दोनों की ग्रिप बिल्कुल अलग अलग है। एक का साइज अलग है, दूसरे का साइज अलग है कलम का। आपकी उंगली की ग्रिप कभी बनेगी ही नहीं। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि विराट कोहली कभी भी रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं खेलते और रोहित शर्मा कभी विराट कोहली के बल्ले से नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ग्रिप है, वो अपना ही बल्ला मंगाएंगे, उसकी ग्रिप की आदत है। कलम की ग्रिप की कभी बात नहीं करते विद्यार्थी। आपको उस ग्रिप की पकड़ बनानी है, आपको अपनी कलम सही चुननी है, कागज सही चुनना है, किताब सही चुननी है। ये तो उपकरण हो गए। और फिर हाउ टू यूज, इनका प्रयोग कैसे करना है, कितना लिखने की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी किताब है, जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक किताब अपनी पूरी बात आपको कभी नहीं बताएगी। हमें पहली बार किताब लेनी है, एक बार में उपन्यास की तरह पूरी पढ़ जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे पन्ने पे जाते हैं और सोचने लगते हैं पीछे क्या छूट गया, हम वो क्या भूल गए, हम फिर पीछे लौट जाते हैं। एक बार उपन्यास की तरह किताब पढ़ी, दूसरी बार अंडरलाइन करते हुए किताब पढ़ी, तीसरी बार जो पॉइंट्स तुमने देखे थे नहीं समझ में आए तो उन्हें देखते हुए रीडिंग की। 3 बार पढ़ने के बाद किताब में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। और वहां पे यदि कोई शंका पैदा हो रही है, कोई असमंजस है, तो आप अपने किसी भी शिक्षक से, किसी भी मार्गदर्शक से मदद ले सकते हैं। तो हमने डिटेल में तो नहीं बात कर सकते थे इस एक इंटरव्यू में, लेकिन कुछ चीजें बताई हैं। बाकी आपके प्रश्न। गुरुजी, आप जो है लगभग 13 साल से श्रेष्ठ कोचिंग चला रहे हैं। तो इस 13 साल के आपके जो सफ़र है, इसमें कितने विद्यार्थियों ने सफलता पाई है आपके कोचिंग के जरिए? मैंने अक्टूबर 2012 में बरेली में श्रेष्ठ आईएएस की स्थापना की थी। 2 अक्टूबर 2012, चूंकि गांधी जयंती से मेरा विशेष लगाव है, तो 2 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। और उस समय बरेली में मैं अचानक आया था, चूंकि पारिवारिक कारण थे, मेरी पत्नी की पोस्टिंग बरेली में थी। मैं दिल्ली में उससे पहले लंबे समय से सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। विवाह होने के पश्चात मैं बरेली आया। तो यहाँ जब मैंने कोचिंग शुरू की तो सबने कहा यहाँ सिविल सेवा की तैयारी के बच्चे नहीं है और यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ कोचिंग नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने मुझे चौंकाया। पहले ही महीने में मेरे पास अच्छे खासे विद्यार्थी आ गए। और जब मैंने अपना क्लास कंटिन्यू किया तो उसमें एक लड़की थी, शैलजा मिश्रा,
उसने पहले ही बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट में डिप्टी एसपी में यहाँ सिलेक्शन पाया। उसके फादर की बचपन में डेथ हो गई थी, परिवार की ऐसी स्थितियां नहीं थी कि वो कभी भी लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली जा पाए और तमाम परेशानियां थी, लेकिन उस बच्ची ने मेहनत की और हमें भी लगा कि अरे पहले साल में बरेली रिजल्ट मिल गया और बरेली शहर ने बड़े आश्चर्य से उसे लिया और मुझे काफ़ी यश और प्रशंसा मिली, जो मेरी नहीं थी, शैलजा की थी, लेकिन मिली मुझे। उसके बाद ये प्रक्रिया अनवरत चलती रही और हर वर्ष 4 सिलेक्शन, 5 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन, 5 सिलेक्शन और लगभग अब तक 50 से अधिक विद्यार्थियों ने पीसीएस में सफलता पाई है और आईएएस में कई विद्यार्थियों ने सफलता पाई। राहुल अग्रवाल यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट हुए आईएएस में, अभी वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं। उसके बाद पिछली बार सोहम टेबरीवाल प्रॉपर आईएएस बने, अभी वो वेस्ट बंगाल काडर उन्हें मिला है, वेस्ट बंगाल में फील्ड ट्रेनिंग उनकी चल रही है। पीसीएस में शैलजा के बाद लगातार लंबी प्रक्रिया चली, अभी दीपक एसडीएम है, आशीष एसडीएम है, ऐसे तमाम बच्चे यहाँ से एसडीएम बने। अभी बदायूं और हाथरस बीएसए स्वाति वो यहाँ की विद्यार्थी थी। तो लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी विद्यार्थी यहाँ जुड़े और बरेली में चूंकि उतना माहौल नहीं था, उतना पेशेंस नहीं था सिविल सेवा के लिए, चूंकि पीसीएस की तैयारी 21 साल से 40 साल तक होती है, 2-3 साल बाद बच्चे किसी दूसरी नौकरी को ढूंढने लगते हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका लेखपाल में हुआ, अध्यापक की परीक्षा में हुआ, बहुत सरकारी नौकरियां विद्यार्थियों को मिली और वो अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है। अभी पीसीएस मेंस की परीक्षा है जून में, उसके लिए हमारे यहाँ अभी कुल मिला के 27 विद्यार्थी इनरोल्ड हैं और ये बड़ी बात है कि बरेली जैसे शहर से 27 विद्यार्थी एक साथ मुख्य परीक्षा देने जाएंगे और उसमें से फिर इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन होंगे। गुरुजी, आईएएस परीक्षा के लिए या ये कहिए कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए ज़्यादातर इलाहाबाद को माना जाता है या फिर लोग दिल्ली तैयारी करने जाते हैं, तो फिर दिल्ली और इलाहाबाद बीच में मतलब बरेली आ जाता है, तो बरेली किस तरह से जो है उससे ठीक है? आपके प्रश्न को अगर जो मैं दूसरे शब्दों में समेटूं तो मेरा इन दोनों शहरों से बड़ा लगाव रहा है और मुझे सौभाग्य मिला इन दोनों शहरों में विद्या अध्ययन करने का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन है, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरा मास्टर्स है, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पीएचडी की। तो मुझे पढ़ने का अवसर जो इलाहाबाद में मिला तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समझा, उस शहर को भी समझा, वहाँ पढ़ाई के माहौल को भी देखा। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली भी देखा, दिल्ली भी रहा, पढ़ा। फिर मैंने दिल्ली में सिविल सेवा के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया 2006 से और मैं लगातार दिल्ली में क्लासेस लेता रहा। वो दोनों शहर शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर बरेली की तुलना में पहले से आगे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट उसे कहा जाता है। एक दौर था कि सिविल सेवा के सिलेक्शंस में 90% सिलेक्शन अकेले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, देश की राजधानी दिल्ली मजबूत हुई और दिल्ली की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा। उसके बाद दिल्ली में सिलेक्शंस का रेशियो बढ़ा और राजधानी होने के कारण, अधिक संसाधन होने के कारण वहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स शुरू हुए। तो दोनों शहरों में सिविल सेवा के लिए एक अलग तरह का क्रेज है। देश भर से लोग इलाहाबाद और दिल्ली तैयारी करने आते हैं और वहां सिलेक्शन होते हैं। बरेली एक तो बिजनेस शहर है, दूसरा इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में है, इसलिए यहाँ के बच्चे या तो इलाहाबाद चले जाते थे या दिल्ली चले जाते थे। यहाँ कोई तैयारी का ऐसा माहौल नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई सेंटर डेवलप भी नहीं हो पाया। 1-2 प्रयास पहले हुए बरेली में सिविल सेवा कोचिंग्स के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मैं जब आया तो मेरी मजबूरी थी और मैं इसी काम को करता था, मैंने यहाँ शुरू किया। तो मेरे साथ एक अच्छा यह अनुभव था कि इलाहाबाद की भी जानकारी थी और दिल्ली की भी थी, तो बच्चों को मन में जो इलाहाबाद की क्वेरी थी कि वहां क्या होता है वो भी मैं बता सकता था और दिल्ली में तैयारी में क्या होता है ये भी बता सकता था। तो बरेली में एक जगह विद्यार्थियों को इस तरह का माहौल मिला और उन्हें सफलता मिली, इससे एक सेंटर बरेली में डेवलप हुआ। आज बरेली में और लोगों ने भी कोचिंग के लिए ट्राई किया है या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक ये चर्चा हो गई कि हाँ, बरेली में रहकर, बरेली में तैयारी करके आप सिविल सेवा में चयनित हो सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि आपको दिल्ली और इलाहाबाद जाना हो, लेकिन हाँ, दिल्ली और इलाहाबाद के एक फायदा है कि वहां बड़ी संख्या में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मिलते हैं, तो आपको अपना कंपटीशन समझने का अनुभव मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। आपके मन में रोज रहता है कि ये हजारों की जो भीड़ दिख रही है, किताबों की दुकान पे भी वही बात हो रही
होटल में भी वही बात हो रही, रेस्टोरेंट पे भी वही बात हो रही। तो एक अलग तरह का माहौल है। लेकिन कुछ नुकसान भी है कि वहाँ पैसा बहुत खर्च होता है, रहना खाना एक महीने का 25-30 हज़ार रुपए, फिर कोचिंग की फीस बहुत हैं, फिर उतनी अच्छा पानी, हवा, खाना नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। आज बरेली में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने घर पे रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो अब इलाहाबाद, दिल्ली के अलावा बरेली भी बीच में एक सेंटर डेवलप हो गया है। मतलब यूँ कहें कि अब सिविल सर्विस की तैयारी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बरेली में ही आपके पास पूरा साधन उपलब्ध है। हाँ, निश्चित तौर पे हमारी जो फैकल्टी है वो दिल्ली से मैं अपने साथ के अध्यापकों को बुलाता हूँ, चूँकि लंबे समय तक दिल्ली में मैंने अध्यापन किया। मैंने संकल्प सिविल सर्विस में पढ़ाया, मैंने दृष्टि आईएएस में पढ़ाया, पतंजलि आईएएस में पढ़ाया, निर्माण आईएएस की स्थापना की, उसमें पढ़ाया। तो बड़ा लंबा अनुभव रहा दिल्ली में मेरा कई संस्थाओं से जुड़े रहने का, और वहाँ से जो जुड़े हुए अध्यापक हैं वो बरेली आते हैं, यहाँ रुकते हैं। हमारा एक गेस्ट हाउस है, कोई अध्यापक 1 महीने रुकता है, कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, अपना सेगमेंट पूरा करते हैं, फिर वो दिल्ली वापस जाते हैं। तो इस तरह के एक सेटअप बना रखा है। जिन बच्चों ने 12th किया है उनके लिए हमारे यहाँ एनसीईआरटी से बैच प्रारंभ होता है 3 बजे से 5 बजे तक। वो सुबह अपना स्कूल कॉलेज करके, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए हमारे यहाँ टारगेट बैच होता है। प्री का बैच अलग है, मेंस का बैच अलग है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई होती है। सारे स्टडी मटेरियल को बरेली में अवेलेबल करा दिया गया है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट के माध्यम से भी हर चीज़ की रीच बढ़ गई है। तो बरेली में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 9 जून से मैं नए बैचेस शुरू कर रहा हूं। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उनका श्रेष्ठ आईएएस में स्वागत है। ये हैं गुरुजी बीके त्रिपाठी जी। गुरुजी ने बताया कि अब गरीब किसानों के बच्चे भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इलाहाबाद और दिल्ली जाकर अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कम खर्च में ही सिविल सर्विस की तैयारी की जा सकती है और गरीब किसान के बच्चे भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। गुरुजी, आपने जो बच्चों को जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विवेक मिश्रा के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, यंग भारत न्यूज़।